हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है ना। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हु इन्वेंटेड दी डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किसने किया? तो ऑप्शन ए कहता है आपका यहाँ से करते हैं 21। ऑप्शन ए कहता है आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी क्या कहता है आपका? मार्शल। ऑप्शन सी कहता है आपका जे.आर. बार्टली बॉय। जे.आर. बार्टली बॉय। और ऑप्शन डी जो है वो कहता है आपका लुकास पैसियोली। लुकास पैसियोली। तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें पता होगा कि जो है डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किसने किया है, यानी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का इजाद किसने किया है, तो वो होगा आपका लुकास पैसियोली। 1494 में इन्होंने जो है डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया और इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इनका जो ये रहने वाले थे इटली के वेनिस शहर के। तो देखिए, इससे क्या क्या आपका सवाल आता है। डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किसने किया? तो लुकास पैसियोली ने। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। कब इन्होंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग यानी अकाउंटेंसी का फर्स्ट बुक पब्लिश किया? तो 1494 में किया। फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? तो लुकास पैसियोली, है ना। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं क्या कहता है। अकाउंटिंग क्या है? ऑप्शन ए एन आर्ट, बी है अ साइंस, ऑप्शन सी कहता है आपका एन आर्ट एंड साइंस बोथ, और डी है आपका नन ऑफ दिस। तो अकाउंटिंग क्या है आपका? अकाउंटिंग आपका आर्ट भी है और साइंस भी है। आप इसमें टिक करोगे, हर बार ये सवाल लगभग पूछा जाता है कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग आर्ट है जो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। ये सब कुछ करना क्या है? आर्ट है। लेकिन आप किसी न किसी प्रिंसिपल, किसी न किसी टेक्निक के थ्रू ये काम कर रहे हैं, इसलिए अकाउंटिंग साइंस भी है। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। लेकिन याद रखिएगा, अकाउंटिंग जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इसके जो प्रिंसिपल हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको समय के साथ बदला जा सकता है, वो रिजिड नहीं होते हैं। इसलिए अकाउंटिंग जो है साइंस तो है, पर एग्जैक्ट साइंस अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है। तो जिस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका कोई केमिस्ट्री का कोई केमिकल है, तो उसको प्रूफ करने के लिए आप उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं।
है ना, वो एग्जैक्ट साइंस है। लेकिन अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, जिस टेक्निक के थ्रू आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो फ्लेक्सिबल है, समय के साथ उसको बदला भी जा सकता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है, साइंस भी है। लेकिन अगर आप पूछे कि कैसा साइंस है, तो वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि अकाउंटिंग क्या है, तो आर्ट भी है और साइंस भी है, बोथ होगा इसका। 22 के बाद 23। ऑप्शन ए क्या है आपका क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन कहता है आपका अकाउंटिंग इज ऑप्शन ए अकाउंटिंग सर्विस एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी, अकाउंटिंग प्रोफेशन, ऑप्शन सी सोशल फोर्स, और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। अब कैसे होगा, थोड़ा ये बात को हम समझते हैं। देखिए, अकाउंटिंग क्या है, सर्विस एक्टिविटी है। हाँ, क्योंकि ये जो है वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग बिजनेस के बारे में। तो एक तरीके से ये सर्व कर रहा है, ये सेवा जो है वो दे रहा है। वेरियस इंफॉर्मेशन हमको प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, A to Z चीज़ के बारे में, अकाउंटिंग से ही हमें बिजनेस के बारे में सारी जानकारी मिलती है। इसीलिए ये एक क्या है, सर्विस एक्टिविटी भी है। अब प्रोफेशन, हाँ अकाउंटिंग प्रोफेशन भी है, क्योंकि जो अकाउंटिंग करने वाले लोग हैं, जो अकाउंटेंट हैं, वो बेसिकली जो है आपके एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन के जॉब में वो आते हैं। और वो जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसी न किसी प्रिंसिपल, किसी न किसी टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाता है। यानी वो दुनिया भर में जो इस प्रिंसिपल के थ्रू अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो दुनिया भर में आपके सारे अकाउंटेंट जो है फॉलो करते हैं। तो ये एक प्रोफेशन भी है, ये प्रोफेशनल लोगों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए अकाउंटिंग आपका प्रोफेशन भी है। इसके बाद सोशल फोर्स भी है। आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि बिज़नेस क्या प्रॉफिट कमा रहा है, और जो है आपका अकाउंटिंग के थ्रू ही जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, उन्हें बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस के सारे एक्टिविटी के बारे में पता चलता है कि बिज़नेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस का। तभी तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे बिज़नेस में, तो ये एक सोशल फोर्स भी है। तभी तो क्रेडिटर उधार में सामान देंगे बिज़नेस को, और टैक्स अथॉरिटी का भी रिक्वायरमेंट है कि आप जो है कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, उस पर कितना टैक्स देना है। तो ये भी आपका क्या है कि एक सोशल फोर्स है कि आपको अकाउंटिंग करना ही है। अकाउंटिंग जब आप करोगे तभी पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट है बिज़नेस का, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस का, लगातार प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है। ये सारा चीज़ जो है वो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को जो है पता चलेगा अकाउंटिंग के थ्रू ही। इसीलिए बिज़नेस जो है आपका, जो अकाउंटिंग है, वो सर्विस एक्टिविटी भी है, प्रोफेशन भी है और सोशल फोर्स भी है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 23 के बाद 24 क्वेश्चन नंबर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, मतलब कहता है कि निम्नलिखित में से सभी लेखांकन के कार्य हैं सिवाय किसको छोड़ करके, है ना। तो अकाउंटिंग जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए है मेजरमेंट, ये हो गया आपका मेजरमेंट पहला। दूसरा है आपका डिसीजन मेकिंग, तीसरा हो गया आपका फॉरकास्टिंग,
और चौथा हो गया आपका ऑप्शन डी, पोस्टिंग। चलिए, तो कहता है इसमें से कि अकाउंटिंग का इस मतलब कार्य क्या है, किन में से छोड़कर, मतलब अकाउंटिंग जो है इसका कार्य आपको दिया गया है और बोलता है कि इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, पोस्टिंग। पोस्टिंग किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं हम। देखिए, जब हम अकाउंटिंग में जो है बिज़नेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और जर्नल के बाद हम उसे एक पर्टिकुलर अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम पोस्टिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग का कार्य क्या नहीं है, तो पोस्टिंग करना, यानी आप जर्नल में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और क्या करते हैं, उसे आप पोस्ट करते हैं लेज़र में, जिसे हम पोस्टिंग कहते हैं, है ना। तो अकाउंटिंग का क्या 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 नहीं है, पोस्टिंग करना, क्योंकि आप ये तो एक कह सकते हो कि रेगुलर एक्टिविटी है बिजनेस का। आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे क्लासीफाई यानी उसको पोस्ट करते हैं, लेकिन बाकी सारा जो है फंक्शन है यानी मेज़रमेंट, आप जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको मनी में मेज़र करते हैं अकॉर्डिंग टू मनी मेज़रमेंट कंसेप्ट। तो मेज़रमेंट होगा, अकाउंटिंग सहायता करता है डिसीजन मेकिंग में भी, पूर्वानुमान लगाने में भी, है ना, फॉरकास्टिंग में भी, लेकिन आपका पोस्टिंग जो है अकाउंटिंग का एक फंक्शन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या कहता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, किसे छोड़ करके, तो पोस्टिंग को छोड़ करके। ठीक है, ट्वेंटी 24 के बाद 25, देखिए इसको हम समझते हैं। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000, दिस इज, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, आपने 2 लाख का सामान बेचा और 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो ये क्या है, बोलता है एन इवेंट। बी कहता है आपका ट्रांजैक्शन। सी कहता है आपका बोथ इवेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन। और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। आपने 2 लाख का जो है वो सामान क्या किया है, बेचा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख, साल के अंत में जो है वो 10,000 का सामान जो है, 10,000 कॉस्ट का सामान जो है वो बिजनेस में पड़ा हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका, तो आंसर पहले हम आपको बताते हैं कि ये क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका इवेंट है ना। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका, इवेंट है। देखो, अब मान लेते हैं कि बिजनेस में टोटल 3 लाख के कॉस्ट का सामान परचेज किया गया। 3 लाख के कॉस्ट का सामान जो है वो परचेज किया गया, जिसमें से 2,90,000 का सामान जो है वो बेच दिया गया। तो 3 लाख में से 2,90,000 का सामान जो है, अच्छा ये तो कॉस्ट प्राइस पर है, और जाहिर सी बात है कि आप जब सामान को बेचिएगा तो कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचिएगा। अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचिएगा तो बिज़नेस करने का फ़ायदा ही क्या है। इसलिए ये 3 लाख में से 2,90,000 के कॉस्ट का सामान प्रॉफिट में बेचा गया। कितना प्रॉफिट, सपोज मान लेते हैं कि 10,000 का प्रॉफिट, तो कितना में सामान बेचा गया, सेलिंग प्राइस 3 लाख रुपया, 3 लाख में सामान बेच दिया गया।
ठीक है। अच्छा बताइए, तो 2 लाख 3 लाख में से 2,90,000 के कॉस्ट का सामान बेच दिया गया तो बचा कितना? 10,000 कॉस्ट का जो सामान है वो बिजनेस में बचा रह गया, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कि 3 लाख का सामान यहां पर जो है वो क्या कॉस्ट का सामान परचेज किया गया था। परचेज करना क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। यहां लिखते हैं परचेज करना क्या है? ट्रांजैक्शन है। और सामान को हमने बेच दिया 3 लाख में, ये भी क्या है? ट्रांजैक्शन है। लेकिन इवेंट किसे कहते हैं? तो ट्रांजैक्शन के कॉन्सिक्वेंस को हम इवेंट कहते हैं, यानी ट्रांजैक्शन का जो परिणाम होता है, जो ट्रांजैक्शन से निकल करके आता है, उसे हम इवेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लाख का सामान हम लोगों ने क्या किया, बिजनेस ने क्या किया? परचेज किया, जिसमें से 2,90,000 का सामान तो क्या किया? बेच दिया गया, है ना। और कितने में बेचा गया? तो 10,000 के प्रॉफिट के लिए। तो देखिए ना, हम यहाँ पर परचेस कर रहे हैं और हम यहाँ पे यानी बिजनेस यहाँ पे सेल कर रहा है। इतना ही तो हो रहा है, परचेस हो रहा है और सेल हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि परचेस और सेल के बीच में जो ऑटोमेटिकली हो गया, जो ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, वो क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एक इवेंट है। अच्छा, 3 लाख का सामान हमने खरीदा था और 2,90,000 का सामान हमने बेचा, इतना ही तो किया ना, है ना। ठीक है, प्रॉफिट में बेचा। लेकिन 3 लाख का सामान में से 2,90,000 के कॉस्ट का सामान हमने 3 लाख कॉस्ट के में से 2,90,000 के कॉस्ट का सामान हमने बेचा, तो बचा कितना रह गया? 10,000 का। क्या इस 10,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कुछ किया? नहीं। ये ट्रांजैक्शन जो कि हमने परचेस किया और सेल किया, ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम है आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? आपका इवेंट है। ठीक है। देखिए, हर ट्रांजैक्शन एक इवेंट ही है। जितना भी ट्रांजैक्शन है वो इवेंट ही है। लेकिन हर इवेंट जो है आपका वो ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस निकलता है उसे हम इवेंट कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसे हम क्या कहेंगे? ये एक इवेंट है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, इसलिए ये इवेंट है ना। ठीक। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। बोलता है 1 सितंबर को कश्यप पेड रेंट 2000 अंडर विच फॉर्म इट विल बी क्लासिफाइड। तो 2000 का रेंट पे किया गया है। सीधा लिखते हैं हम, रेंट पेड रुपीज़ 2000, ये है आपका। ये क्या है? ट्रांजैक्शन B, an event, C, event and transaction both. इवेंट एंड ट्रांजैक्शन बोथ। और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है। या डी आपका ये भी ऑप्शन कह सकता है, नाइदर अ ट्रांजैक्शन नॉर एन इवेंट। ये ना ही ट्रांजैक्शन है ना ही इवेंट है। तो देखिए, रेंट पे किया गया है कितना? 2000 रुपीज़ का। बिजनेस ने क्या किया है? यहाँ पर रेंट पे किया है। तो रेंट क्या है? एक इवेंट है, सॉरी एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन कैसे है आपका? देखिए, इस ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस निकल रहा है, कोई परिणाम निकल रहा है? नहीं। सीधा सीधी आपने जो है बिजनेस, जिस बिल्डिंग में आपने ऑक्यूपाई किया था, जिस बिल्डिंग में आप जो बिजनेस कर रहे थे, उसके बदले में क्या किया? 2000 रुपये का आपने रेंट पे किया। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस होगा तो वो इवेंट कहलाएगा, कोई परिणाम होगा तो वो इवेंट कहलाएगा। जैसे 2000 का सामान को आप 2000 का कॉस्ट का सामान
आप मान लीजिए कि उसमें से 1000 का सामान बेच दिए तो 1000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा। 2000 का सामान है कॉस्ट का, आपने 1000 का सामान बेच दिया तो 1000 क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। 1000 आपका क्या बचेगा इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक 1000 का बचेगा ना। 2000 में से 1000 बेच दिया तो 1000 क्लोजिंग स्टॉक बचा। तो आपने परचेस किया था 2000 का, सेल किया 1000 का, तो परचेस करना ट्रांजैक्शन है, सेल करना ट्रांजैक्शन है ना। लेकिन ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम क्या, क्लोजिंग स्टॉक 1000 का। तो ये इवेंट है आपका। लेकिन यहाँ पर रेंट पे किया गया, रेंट पे किया गया, आपने बिजनेस के लिए आपने बिल्डिंग ऑक्यूपाई किया था, बिल्डिंग आपने रखा था और बदले में रेंट पे किया, तो इसका कोई परिणाम निकल के आ रहा है नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है नहीं। तो ये क्या है, एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो 2000 का जो रेंट पे किया गया है वो एक ट्रांजेक्शन कहलाएगा। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें से निम्न में से कौन लेखांकन का एक उप क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑप्शन बी कहता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सी आपका कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और डी कहता है आपका बुक कीपिंग। देखिए इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग है उसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका, पहला दूसरा नहीं है, 3 भाग में बांटा गया है आपका। एक हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हम मार्केट में टिके रहें, हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिके। कॉम्पिटिटर जो है जो जिस रेट में वो सामान बेच रहा है, अगर उससे कम रेट में हम सामान बेच सकते हैं तो हमें हमारा जो हम मार्केट में टिके रह सकते हैं और एक बड़ा मार्केट जो है वो हम कैप्चर कर सकते हैं। तो इसका काम कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट को भी डिटरमाइन करता है और प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल भी करता है। यानी जो प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट जो आप बनाने में मान लीजिए 100 रुपये आ रहा है, तो किस तरीके से आपका वही क्वालिटी मेंटेन होने के साथ साथ आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट 90 हो जाए, है ना। ये भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। तो अकाउंटिंग का एक सब फील्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक सब फील्ड है जो मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करता है। किसके प्रॉब्लम को, मैनेजमेंट रिलेटेड से प्रॉब्लम। मैनेजमेंट में अगर कोई डिसीजन मेकिंग का काम है तो वो कौन करेगा, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसे सॉल्व करेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम कॉस्ट अकाउंटिंग से हट करके होता है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या काम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में बताना, बिजनेस के लॉस के बारे में बताना, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना। ये सारा काम आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करता है। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूछोगे कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे हम डिटरमाइन करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताएगा, इसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। और इन दोनों में जो मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है यानी जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कहता है कि अकाउंटिंग का सब फील्ड कौन कौन है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कौन नहीं है, तो बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग क्या होता है आपका,
जिस जो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने तक के काम को बुक कीपिंग कहते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था कि बिजनेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया और लेजर में क्लासीफाई किया। तो यहाँ तक का काम आपका बुक कीपिंग का है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने तक का काम आपका बुक कीपिंग का है। तो ये अकाउंटिंग का कोई सब फील्ड नहीं है, ये कोई अलग टाइप का अकाउंटिंग नहीं है, बल्कि ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है ना। लेकिन अगर बोले कि अकाउंटिंग अलग अलग टाइप का अकाउंटिंग कौन कौन सा होता है जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कौन नहीं है, तो बुक कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का जो है वो लिमिटेशन नहीं है, कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 ए कहता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है। दूसरा कहता है आपका एविडेंस इन लीगल मैटर, एविडेंस इन लीगल मैटर। तीसरा कहता है आपका बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, और डी नंबर आपका कहता है लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक, क्या होगा आपका क्वेश्चन एक बार फिर से सुनते हैं कि इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है, निम्न में से कौन सा लेखांकन की एक सीमा नहीं है, यानी अकाउंटिंग का इसमें से कौन सा कमी नहीं है। तो देखिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग जो है उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ये जो है आपका मैंने कहा ना कि अकाउंटिंग जो है आपको एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बताएगा, एग्जैक्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं हम कि क्या नेट प्रॉफिट है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। लेकिन जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें वेरियस अकाउंटिंग कन्वेंशन या कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन थोड़ा अलग आपका हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें एक कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की, है ना, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में हम क्या कहते हैं कि जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट पे, जैसे आपका बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट है, मोटर व्हीकल है, तो जो भी टेंजिबल फिक्स एसेट है ये धीरे धीरे डेप्रिसिएट करता है और हम डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करते हैं, जिसके लिए अलग अलग मेथड है आपका। जैसे आपका मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ये बहुत सारा डिफरेंट मेथड है। तो हर अलग अलग मेथड डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करता है और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि एग्जैक्टली कोई मशीन या बिल्डिंग कितना डेप्रिसिएट किया, एग्जैक्टली कोई भी नहीं कह सकता है। आप किसी इंसान को देख करके ये नहीं कह सकते कि ये कितना साल जिंदा रहेगा, ये आप नहीं कह सकते हैं। आप कितना भी उस पर मेडिकल चेकअप कर ले, आप ये नहीं कह सकते हैं। उसी तरीके से कोई भी मेथड तो दिया गया है क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना है, लेकिन एग्जैक्टली कितना डेप्रिसिएट किया है कोई भी मशीन, ये आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करते हैं और इसके थ्रू जो है हम अकाउंटिंग करते हैं और डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग में एक्सपेंस माना गया है और इनकम में से एक्सपेंस घटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो अब एग्जैक्टली हम डेप्रिसिएशन ही जब नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो बताइए हम क्या एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट भी बता पाएंगे आपको? नहीं बता पाएंगे। तो हम एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
है ना। और अकाउंटिंग में हम एक और कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट। कहने का मतलब है कि आप कोई भी जब एसेट को परचेस करते हो, जैसे मान लिया आपने मशीनरी परचेस किया, है ना, आपने मशीन परचेस किया या मशीनरी परचेस किया, तो मशीनरी मान लो आपने 1,00,000 रुपया में परचेस किया, तो आप कितने पर रिकॉर्ड करोगे मशीनरी को? आप 1,00,000 पर रिकॉर्ड करोगे, भले ही इसका मार्केट वैल्यू बढ़ करके 1,20,000 हो गया हो या मार्केट वैल्यू उसका घट करके 90,000 हो गया हो। आप कितना पे रिकॉर्ड करोगे? 1,00,000 पे, और 1,00,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है। अब मानते हैं कि मार्केट में इसका वैल्यू 1,20,000 है, तो मार्केट में इसका वैल्यू तो 1,20,000 है ना, लेकिन कॉस्ट कंसेप्ट तो ये कहता है कि आप 1,00,000 पे ही रिकॉर्ड करो। तो ये कहीं ना कहीं आपका इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है ना। मार्केट में कुछ और वैल्यू है, अकाउंटिंग में कुछ और दिख रहा है। जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है उसको 1,00,000 दिखेगा, लेकिन मार्केट वैल्यू तो कहीं अच्छा है इसका 1,20,000। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग आपका देता है। ये बात कर लिया आपका, ये आपका कमी है, लिमिटेशन है। पूछा है कौन सा लिमिटेशन नहीं है, तो ये आपका अकाउंटिंग का जो है लिमिटेशन है। दूसरा नंबर छोड़ते हैं, तीसरा नंबर पर बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, अभी मैंने आपको बताया कि वेरियस अकाउंटिंग कन्वेंशन का हम इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग करने में। जैसे हम प्रूडेंस कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं, और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के थ्रू हम प्रोविज़न भी बनाते हैं। बात को समझाते हैं थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है बिज़नेस में उधार में तो सेल करते हैं सामान को, और सामने वाला जो उधार में ले गया है वो कहलाता है आपका डेटर। देखिए बिजनेस जो है कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों पे चलता है। आपने सामान बेचा, 5,000 का सामान बेचा, अलग अलग पर्सन को बेचा आपने, है ना। मान लो कि 2,500 का सामान इसे बेचा और 2,500 का सामान इसे बेचा, है ना। तो ये दोनों उधार में बेचा, इन दोनों को बिजनेस ने क्या बेचा? उधार में सामान बेचा। 2,500 इसको बेचा, 2,500 इसको बेचा। तो ये दोनों बिजनेस से कहलाएंगे डेटर, इसको बोलेंगे डेटर्स, यानी ये नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बिजनेस में कुछ डेटर पैसा नहीं देते हैं और लेकर के भाग जाते हैं। उधार तो आपने बेच दिया, लेकिन हो सकता है कि ये वाला डेटर 2,500 ना दे, तो बिज़नेस को 2,500 का क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ये तो दे दिया लेकिन ये नहीं दिया, तो बिज़नेस को 2,500 का लॉस हो जाएगा। अब इस लॉस और ये इस तरीके का जो सिचुएशन है कि डेटर पैसा लेके भाग जाते हैं, हर बार बिजनेस में होता है। तो आप इसके लिए क्या बनाते हैं? प्रोविज़न बनाते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि 2,500 वाला डेटर भागेगा या मेरा 2,500 डूबेगा, 1,000 डूबेगा, या पूरा का पूरा 5,000 डूब जाएगा, आपको नहीं पता। आप एक लमसम अमाउंट लेके चलते हैं कि इतना का तो डेटर जो है वो पैसा नहीं देगा, ये हर बार का देखा हुआ है बिजनेस में। तो आप उसके लिए प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आप यहाँ पे बनाते हैं। तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि आप कितने का प्रोविज़न बना रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। कैसे करता है बाद में बताएंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब। तो ये जो आपका अमाउंट है, प्रोविज़न का अमाउंट, जो आपने प्रोविज़न बनाया कि इतना का डेटर भाग जाएगा, तो इतना जो है हम इसका प्रोविज़न बनाते हैं। तो 2,500 का आपने प्रोविज़न बनाया, मान लेते हैं कि आपको लगता है कि 2,500 का डूबेगा, है ना, या फिर आप 3,000 का भी बना सकते हैं, आपको लगता है 1,000 का बनाएंगे। तो आप प्रोविज़न पर चल रहे हैं जिससे आपका प्रॉफिट अफेक्ट होता है। तो वेरियस अकाउंटिंग कन्वेंशन या बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, अलग अलग अकाउंटिंग कन्वेंशन का आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रॉफिट के नियर तक आप पहुंचने का कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी वो एग्जैक्ट आपका इंफॉर्मेशन नहीं देता है। हो सकता है डेटा 2,500 का डूबे, 1,000 का डूबे, या 2,500 से ज़्यादा का भी डूब सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन है कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, बहुत सारे अकाउंटिंग कन्वेंशन पे बेस्ड होता है, जिससे कि बिजनेस का प्रॉफिट अफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी उस अकाउंटिंग कन्वेंशन को हमको फॉलो करना होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। लैक ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है।
मात्रात्मक जो है आपका वो इन्फॉर्मेशन देता है गुणात्मक। अब मान लीजिए कि कोई टीचर या कोई एम्प्लॉय बिजनेस में बहुत ईमानदार है, तो वो आप ईमानदारी को पैसे में तौल नहीं सकते हैं, ये भी एक है। अब बिजनेस में सारे एम्प्लॉय मान लीजिए कि अगर बहुत ईमानदार हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे बिजनेस का इम्प्रूवमेंट होगा और बिजनेस का जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, बिजनेस बहुत अच्छे तरह से फंक्शन करेगा और जिससे कि आपका कुछ बेनिफिट भी होगा। अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे तो बिजनेस का कुछ बेनिफिट भी होगा मॉनेटरी टर्म में, लेकिन उस मॉनेटरी टर्म को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि हाँ ये ईमानदार है और इसकी ईमानदारी की वजह से हमने 10,000 एक्स्ट्रा कमाया, ये आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंटिंग में। ईमानदारी का कोई जगह नहीं होता है, इसीलिए कहता है लैक ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। तो क्या नहीं है? एविडेंस इन लीगल मैटर। आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग जो आपका टेक्निक है, जो प्रिंसिपल है, उसके थ्रू अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो आप कोर्ट में एज ए लीगल एविडेंस सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग का कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तो अकाउंटिंग का एक एडवांटेज है कि अगर आप कहीं फंसते हो, कहीं मान लीजिए लीगल मैटर में रिक्वायरमेंट होता है, तो आप अकाउंटिंग को सामने रख सकते हो, वो एविडेंस यानी सबूत माना जाएगा, किसमें? तो लीगल मैटर में। इसलिए ये कोई लिमिटेशन नहीं है अकाउंटिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक इस वीडियो में कि हम लोगों ने कवर किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।